हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेरफिनिशिंग साइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये हमारी वीडियो का 12th पार्ट है। ठीक है, जो दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है अपनी, उसका 12th पार्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कि अपना जो कॉमर्स शिफ्ट का पेपर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट विद डीआई और मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा हमने एजुकेशन का पूरा पेपर कर लिया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के डीआई और मैथ्स। डीआई और मैथ्स को छोड़ के एजुकेशन का कर लिया, कॉमर्स का कर लिया, कंप्यूटर साइंस का भी हमने पूरा कर लिया। सिर्फ डीआई और मैथ्स है वो इसके रहते हैं। वो मैं जितने भी डीआई और मैथ्स के सम है ना, उसकी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये सारे सम है वो सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, और आज हम कर रहे हैं हिंदी का पेपर सॉल्व। इसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो ये कि जो हिंदी वाले बच्चे ना, उन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया था, तो जो स्लाइड है ना वो हिंदी में है। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में भले ही लिखा हो, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के बताऊंगी। आपको पता है कि मेरी स्लाइड हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। सिर्फ ये एक पेपर ऐसा है जो सिर्फ हिंदी में ला के लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ट्रांसलेशन का टाइम नहीं मिला। बट यहाँ पर आपको स्लाइड से ज़्यादा ना मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मतलब इंग्लिश में स्लाइड लेके आती हूँ, उससे पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो हिंदी वाले एडजस्ट करते हैं। आज थोड़ा सा आप कर लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं प्योर हिंदी पढ़ाऊंगी, मैं आपको पूरा पूरा ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो देख लेना। वैसे आपको मैं स्लाइड है कुछ टाइम बाद में प्रोवाइड करवा दूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। बट यहाँ पर मैं वीडियो में जो ट्रांसलेशन कर रही हूँ उसके बारे में आपको कोई भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो 7th क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है। इसको इरेज कर दूँ या फिर पढ़ा रहने देती हूँ, क्योंकि एनोटेशन आपको मिल जाएगी इसकी। देखिए, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंक चेंज कर लेती हूँ। देखिए, स्वयं प्रभा जो पाठ्यक्रम है वो टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। ये बोल रहा है जो स्वयं प्रभा के कोर्सेज है वो क्या टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, क्या ऐसा ही बोल रहा है। मूक्स है वो ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, ऐसे बोल रहे हैं क्या। मतलब आप बताइए, दो स्टेटमेंट दी हुई है कि क्या सिर्फ मूक्स है वो अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और जो मूक्स है वो टीवी पर ब्रॉडकास्ट करे जाते हैं नहीं करे जाते, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट तो ठीक है, क्योंकि जो मूक स्वयं प्रभागी चैनल है वो टीवी पर ही दिखाए जाते हैं। पहले 34 थे, अब नाउ कितने हो गए हैं, नाउ 40 हो गए हैं। इसकी मैंने आपके लिए एक डिटेल स्वयं प्रभागी चैनल की है वो वीडियो भी बनाई है, तो आप जाके उसको देख सकते हो, उसमें डिटेल से समझाया हुआ मैंने। और जो मूक है वो केवल यानी कि ओनली इंग्लिश में नहीं है, बाकी अदर लैंग्वेज में भी है। ठीक है, अदर लैंग्वेज में भी है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कितनी लैंग्वेज में थी। रुको मैं सर्च करके बताती हूँ कितनी लैंग्वेज थी एग्जैक्ट। मूक्स है हाउ मैनी लैंग्वेज। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था टीचिंग में, लैंग्वेज में अवेलेबल है मूक्स का। इंग्लिश इंग्लिश में तो नहीं है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में नहीं है। हिंदी के भी तो बच्चे हैं। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की स्लाइड में मिलेगा, ये मेरे को मैंने बताया था। लो पार्टिसिपेशन मल्टीपल लैंग्वेज में आपको दिख रहा है, ये देख बता रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा कितनी, लेकिन ये बोल रहा है कि मल्टीपल लैंग्वेज में। ये देखिए, दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये अपना हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बता दिया ना कि फर्स्ट तो क्या है, ट्रू। ये इसकी इंग्लिश बता देती हूँ। फर्स्ट ट्रू है, लेकिन सेकंड है वो फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज क्या है, फॉल्स है। देखिए, 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है अपने को ना, मालवेयर के टाइप्स दिए हुए हैं। मालवेयर, मालवेयर क्या होते हैं, जिनकी नीयत मैली होगी, यानी कि जो बेकार सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब क्या होता है, देखो स्पाई वेयर, स्पाई का मतलब जासूसी करना। ठीक है, फिशिंग, रैंसमवेयर और फार्मिंग। ये क्या बोलता है कि यूजर्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, उनको फर्जी यानी कि फेक वेबसाइट, फेक वेबसाइट पर जाने के लिए ना हम फेक ईमेल भेजते हैं। वो बताइए।
फिशिंग है कि यूजर्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको फेक वेबसाइट पर लेने के लिए ले या फिर भेजने के लिए उनको क्या करते हैं, कुछ कोड भेजते हैं जिनको वो डाउनलोड कर लेंगे यूजर्स, तो उनका डाटा हैक हो जाएगा। फिर है कि की प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है कि क्या क्या की दबा रहा है बच्चा, ठीक है, थर्ड पार्टी को भेजते हैं तो उसको बोलेंगे की लॉगर। फिर है कि यूजर के डाटा को ना हम क्या कर लेंगे, होस्टेज बंधक रख लेंगे, बंधक यानी कि किडनैप कर लेंगे डाटा को, और बाद में उनसे फिरौती लेके फिर उनको क्या देंगे, उनका डाटा देंगे। इनका आपको बताना है क्या होएगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो स्पाईवेयर है ना, स्पाई मतलब जासूसी करना, तो इसका आ जाएगा की लॉगर, क्योंकि जो की लॉगर है ना वो पेरेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। वो क्या करेंगे कि बच्चा ना क्या की प्रोसेस कर रहा है, यानी कि क्या कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है, कौन सी चीजें सर्च कर रहा है, फिर उसकी जानकारी लेगा। यानी कि अब जो की लॉगर होता है, की लॉगर जानकारी लेते हैं कि बच्चे ने क्या क्या दबाया, फिर उसकी जानकारी पेरेंट्स को भेजता है ना, तो एक की लॉगर हो गया। फिर है फिशिंग। फिशिंग की जब भी बात आई ना तो आप देखोगे कि जो ईमेल होते हैं, ईमेल से रिलेटेड होता है फिशिंग। क्योंकि ईमेल में क्या होता है, जैसे मेरी आईडी है मान लो निशा डॉट कॉम डॉट, ये मेरी ओरिजिनल आईडी है मान लो, लेकिन इसमें क्या होगा, ओरिजिनल के जैसे दिखने वाली आईडी होगी सेम, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलेगी। जैसे कि इसने लिख दिया निशा कॉम डॉट, ऐसे लिख दिया, डॉट मिल गया बीच में, तो इतनी सी मिस्टेक मिल जाएगी। तो ओरिजिनल दिखने वाली होगी बट ओरिजिनल नहीं होगी, वो वाली ईमेल भेजेंगे आपके पास, ताकि आप क्या करो, फर्जी वेबसाइट पर जा सको, फेक वेबसाइट पर जा सको, ठीक है। तो ये फिशिंग में आ जाएगा, फिशिंग का क्या आ जाएगा फर्स्ट। देखिए ए का आपने नहीं क्या कर दिया, थ्री, इसका करते हैं ए का थ्री, और बी का क्या आ जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया। रैनसमवेयर में मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, फॉरेन कंट्रीज, उनका डाटा है ना एक बार ऐसे ही हैक कर लिया था किसी ने, और फिर बाद में फिरौती देनी पड़ी थी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रुपए की, लेकिन अपना इंडिया है वो बच गया था। तो रैनसमवेयर में क्या करते हैं, डाटा जो होता है ना उसको हम बंधक बना लेते हैं, यानी कि किडनैप कर लेते हैं, बाद में फिर जो फिरौती लेकर है उस डाटा को रिलीज करते हैं। और फार्मिंग में क्या होगा, फार्मिंग में ऐसे है कि गलत कोड डाउनलोड करवाने के लिए, गलत कोड है उसको डाउनलोड करवाने के लिए ना फेक वेबसाइट पर आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि इस चीज को डाउनलोड करो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर चलने लग जाएगा। तो फेक वेबसाइट पर जाने के लिए आपको निर्देश देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो देखिए इसका इंग्लिश ये है कि किसकी अध्यक्षता में ना, गवर्नमेंट थी इंडिया की गवर्नमेंट, उसने नवंबर 1949 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया था। ये बताइए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो ये तो बड़ा इजी है, ये है राधा कृष्णन कमीशन, क्योंकि राधा कृष्णन कमीशन है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आया, यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में आया। एक तो प्री होता है ना, स्वतंत्रता से पहले, और एक क्या होता है, पोस्ट होता है। प्री वाले में तो जैसे वो अपना चार्टर एक्ट था, है ना, चार्टर एक्ट है वो 1813 में आया, ऐसे मैकले मिनट वगैरह ये सब आ गए। और पोस्ट में कौन से आ जाएंगे, पोस्ट में याद आएंगे राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, बाकी सारे, ठीक है, जो इसकी साथ रिपोर्ट वगैरह थी, यश कमेटी थी, है ना। अब है टेंथ क्वेश्चन, टेंथ वही आ गया कूट, कूट वाला, कूट भाषा में टीसीपी का अर्थ है ड्रिंक फ्रूट जूस, सी की ली का है जूस इज स्वीट, आ एल री मी का अर्थ है इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ड्रिंक हो गया, इसका मतलब इसका हो गया फ्रूट, और पी का अर्थ हो गया जूस, सी का क्या हो गया यहाँ पे जूस, ई का हो गया इज, यानी कि आई एस, ठीक है, और ली का क्या हो गया स्वीट, यहाँ पर ली का क्या हो गया ही, री का क्या हो गया इज, और मी का क्या हो गया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का आई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे, आप ना साइड में लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, साइड में लिखोगे ना आप ऐसे से तो हो जाएगा। देखो टी का क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जे जे आ रहा है, मेरे को पता चल रहा है जे जे इंग्लिश में कॉमन आ रहा है। हिंदी में देखिए तो टी सी पी सी की एल, यानी कि सी आ रहा है कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ इनमें कॉमन देखेंगे अगर हम जे आई और एस में, एच आई एस और आई, तो इज है ना, यहाँ पर जूस इज स्वीट है, इज लिखा लिख दिया हमने, ये इंटेलिजेंट है, तो इज कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है, ठीक है। और हिंदी में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, सी की और ली री और मी, तो ली कॉमन आ रहा है, ठीक है, इज का आ गया ली कॉमन। फिर देखिए अब अपने से पूछा क्या है वो देखते हैं हम, पूछा क्या है अपने से,
ओहो! आंसर दिखा दिया। यहाँ पर है, किसका अर्थ है वो स्वीट है। स्वीट हमने किसका लिखा था देखो, जूस इज़ स्वीट, जूस इज़ स्वीट, यानी कि सी की ओर ली है। तो यहाँ पर जे का मेरे को पता है मतलब सी है, ठीक है? ली का मेरे को पता है क्या है, इज़ है। तो बचा कौन? की बच गया। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? की का मतलब क्या होगा? स्वीट, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया सेकंड की। आया समझ में? देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है और पता करना है ना? कॉमन कॉमन क्या है। अब देखिए, यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अध्ययन किया, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? मतलब कि आप अगर अगर इफ यू want to read any theoretical reasons, if you want to read theoretical reasons which researcher ने कोई अध्ययन किया, which he researcher has studies, तो उनके कौन से भाग को आप पढ़ेंगे? तो सो which part you can which part you should read, इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी रिसर्चर की उसको पढ़ना है, स्टडी को पढ़ना है, किसी रिसर्चर, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, किसी रिसर्चर की स्टडी को पढ़ना है आपको, है ना? रिसर्चर की स्टडी को पढ़ना है, तो आप ना उनका जो आर्टिकल है, उनके किस पार्ट को स्टडी करोगे? ठीक है? ऐसे पूछा बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में। अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगी ना सीधा, तो वो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अब ये देखो, मैंने आपको कौन से थ्योरेटिकल रीज़न होंगे, है ना? थ्योरेटिकल रीज़न्स, कौन से रीज़न होंगे जिनकी कारण से आप क्या करोगे? रिसर्चर ने अगर कोई भी स्टडी की है, कोई भी रिसर्च करी है ना? कोई रिसर्च करी है, तो उसके आर्टिकल के किस भाग को पढ़ोगे? ये है सार, यानी कि सार का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, चर्चा यानी कि डिस्कशन, और क्रियाविधि यानी कि प्रोसीजर, ठीक है? तो बताइए आप किसको पढ़ोगे? एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, इंट्रो को पढ़ोगे और डिस्कशन को पढ़ोगे या प्रोसीजर को? बताइए आप। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको एनोटेशन है वो बाद में मिल जाए, ना? प्रॉब्लम नहीं होएगी आपको समझने में। मेरा कन्वर्ट करने का टाइम बचेगा और आपका क्या है, समझने में इजीनेस हो जाएगी। ये स्लाइड दे दूंगी फिर मैं आपको। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? सार, एब्स्ट्रैक्ट। ये हो गया इंट्रो, इंट्रोडक्शन। ये हो गया डिस्कशन। और ये हो गया प्रोसीजर, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहेंगे। अगर हमें क्या करना है, रीजंस को पढ़ना है कि किस रीजन से ना इस बंदे ने रिसर्च करी है ना? तो रीजन को पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, मोटा मोटी चीज दी हुई होती है। जो डिस्कशन होता है उसमें रिजल्ट दिए होता है। प्रोसीजर हमें नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? इंट्रो चाहिए। क्या चाहिए? इंट्रो। इंट्रो में सब लिखा होगा कि पास्ट फ्यू डिकेड्स से, पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा था, ठीक है? और अभी क्या ज़रूरत आ पड़ी इस चीज़ को करने की, है ना? तो सारे रीज़न लिखे होते हैं। अब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल पर वगैरह करते हैं, तो उसमें भी ऐसे लिखते हैं ना कि पहले क्या हुआ था, है ना? पास्ट में क्या हुआ था, अब क्या है और आगे क्या होगा, किन रीज़न की वज़ह से हम कर रहे हैं रिसर्च, ये सब चीज़ लिखते हैं। अब ये कौन-सा आ गया? एक रिसर्चर 4 अलग-अलग प्रतिदर्शों से क्या लिखा हुआ है? सहसंबंध गुणांक R1 R2 की गणना करता है, उसके इतना-इतना है, कौन-सा गुणांक 5 स्तर पर आधारित है? ये मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, ये उसका है स्टैट का क्वेश्चन, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है? मैथ्स का ही है मान लो। ये देखिए, ये ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एच ई सी आई की द्वारा एक अंक सामान्य शिक्षक परिषद जीई और सी उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा। ये कहता है एनईपी 2020 है ना, उसमें जो इंडिया का उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है? हायर एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने हिक्की और जीईसी, ये है इन दोनों को, जो कि जीईसी ग्रांट के लिए होता है, इनके
प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब कि इन सबको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा, कि ये सब चीज़ लेके आया है, क्या सही बोल रहा है? और एनईपी के अनुसार 15 वर्षों की कालावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीगत प्रत्यापन श्रेणीगत सेवायत की समुचित प्रणाली द्वारा स्वतंत्र बनना सभी संस्थानों का उद्देश्य होगा। ये कहता है एनईपी 2020 के अनुसार ना 15 ईयर्स की ड्यूरेशन के दौरान अ, चरणबद्ध तरीके यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से जो एक श्रेणीगत यानी सीक्वेंस वाइज जो चल रहा है ये सिस्टम, वो स्वशास्त्र यानी कि डेमोक्रेसी शासन बनेगा उच्च उच्च संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन में। ये बताइए आप। थोड़ी हिंदी ना टफ दी हुई है इसमें, हिंदी इजी लैंग्वेज में होती ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता। देखिए फर्स्ट है, वो कहता है असत्य है लेकिन असत्य मतलब फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड है वो ट्रू है। जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन कमीशन ने एचईसी को, हिक्की को तो एक मान्य शिक्षा परिषद यानी कि एचईसी और जीईसी है, दोनों है वो हायर एजुकेशन के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसमें उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रत्यापन क्या होता है? कोई हिंदी का स्टूडेंट है ना तो मेरे को बताना। प्रतिष्ठापन मीनिंग। एक्रीडेशन है। एक्रीडेशन के लिए बोल रहा है कि हिक्की और जीसी है ना, वो हायर एजुकेशन में एक्रीडेशन इनका होएगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा नहीं होएगा तो नहीं होएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये मैं बता देती हूँ, ये क्या एनईपी 2020 ने यहाँ पर देख लेते हैं हम। एनईपी 2020 है एक्रीडेशन। तो हिक्की एंड जीईसी, ये ना देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो एनईपी 2020 है उसने एक मेजर चेंज करा है, किसमें? ऑटोनोमस बॉडी थी जैसे नैक थी, यूजीसी थी, एआईसीटी थी, इनमें क्या करा है? चेंज करा है। ये सारी बॉडी सूल भी रिप्लेस्ड किसके द्वारा रिप्लेस की जाएगी? हिक्के के द्वारा की जाएगी और इंडिपेंडेंटली होंगी, ठीक है। तो ये ही बताता है कि जो हायर एजुकेशन में अभी अपने पास नैक है, देखो जो एनईपी 2020 है उसने क्या करा है? एक मेजर चेंज करा है कि ये जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो नैक हो, आईसीटी हो, यूजीसी हो, इन सबको चेंज करा जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा हिक्की हिक्की के द्वारा, और सारी जो हिक्की वगैरह है वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा क्या कहते हैं कि 15 वर्ष के दौरान 15 ईयर के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? एक अच्छा सा सिस्टमेटिक ऑटोनोमस स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम ले आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो ऑटोनोमस सिस्टम है वो आएगा, ठीक है, ये यानी कि इंडिपेंडेंट होएगी, अपने आप से स्वचालित होएगी, इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा हिंदी में काम चला लो ना। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडनीय है? कौन सा विखंडनीय क्या होता है? अब 1 सेकंड, ये मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे भी। विखंडनीय। फिजोनल, फिजोनल का मतलब कि जो कि फ्यूजन हो उसके, जिनका फ्यूजन आपको पता होगा ना, फ्यूजन तो साइंस की लैंग्वेज में फ्यूजन हो उसके, ठीक है, होता है फ्यूजन। विखंडनीय जिसका खंडित हो उसके, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और यूरेनियम, इनमें से बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लूटोनियम 239। विखंडनीय मतलब कि जो फिजनल है, फ्यूजन हो उसके, उसका, ठीक है, यही है ना फिजिनल ओनल। अब ये आ गया, देखिए 15 ये है लॉजिकल रीजनिंग का। सभी रूसी क्रांतिकारी थे, सभी यानी कि ऑल, यहाँ पे लिख देते हैं, रूसी यानी कि आर, आर क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का ये हो गया, ठीक है। सभी अराजकतावादी क्रांतिकारी थे, ऑल अराजकतावादी क्या बोल रहे हैं, क्रांतिकारी, समझ जाओ। इन सभी अराजक इसलिए, तो देर फोर सभी यानी कि ऑल
अराजकतावादी का ए, रूसी थे। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट हो गया। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, देखिए जो ये फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक ठीक है। तो हम देखेंगे कि कंक्लूजन में सही दिया नहीं दिया हुआ। इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म ये होगी। ठीक है, दोनों बार आ रही है ना। और अपना ये जो टर्म है वो कौन सी हो जाएगी, मेजर हो जाएगी आर, और ये क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो माइनर होती है, सेकंड कंक्लूजन होता है वो मेजर होती है। फर्स्ट जो होता है कंक्लूजन का उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, पूछा क्या है, सही उत्तर का चयन करें। इसमें हमें देखना है कि इन तीन स्टेटमेंट दी हुई है, ये कंक्लूजन है क्या, चार पदों का तर्क दोष, अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष, अवितरित मध्य का तर्क दोष। पॉलिसी देखनी है हमें, अच्छा पॉलिसी देखनी है, क्या पॉलिसी है इसके अंदर। ठीक है, तो आर है वो फर्स्ट में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, आर यानी कि जो मेजर टर्म है वो फर्स्ट प्रीमाइज में आनी चाहिए। फर्स्ट प्रीमाइज में, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। और फिर हमें देखना है ए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड ही आ रहा है, आर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड ही आ रहा है। ठीक है, तो सभी रूसी क्रांतिकारी थे, सभी अराजकतावादी क्रांतिकारी थे, इसलिए सभी अराजकतावादी रूसी थे। चार पदों का यानी कि फोर टर्म फालसी तो नहीं होगी इसमें। और अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष, अवितरित मध्य यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म है। अच्छा ये फॉल्स आ गई ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, मिडल टर्म को एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, दोनों, दो छोटे बच्चों को हम बाहर खेलने नहीं भेज सकते, वैसे दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म है, उससे कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बना सकते। तो अगर हमें फिगर 4 में अगर इसको लेके आना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। इसकी क्या रूल है, इसका रूल है कि एनी वन मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉलिसी आ जाएगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आंसर अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का। और बस इतने ही करते हैं आज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।